तो चलिए आज अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग की उन कहानियों में गहरे उतरते हैं। ये वो कहानियां हैं जो एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहां बचपन, गरीबी और परंपरा के बोझ तले कहीं खो जाता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा कहता है ये बात, और बस ये एक सीधा साधा सा वाक्य हमें एक ऐसी दुनिया में खींच कर ले जाता है जहां बचपन रोज की जिंदगी की जद्दोजहद में बस कहीं गुम होकर रह जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम दो बहुत ही दमदार कहानियों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साहिब की, जो कूड़े के ढेर में अपनी दुनिया खोजता है, और फिर देखेंगे कि कैसे वो अपनी आज़ादी खो देता है। उसके बाद हम चलेंगे फिरोजाबाद, जहां मुकेश चूड़ियों के बीच एक बिल्कुल अलग सपना देख रहा है। और आखिर में हम उन दो दुनियाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इस कभी ना खत्म होने वाले दुष्चक्र को बनाती हैं। तो पहला हिस्सा है एक चुराया हुआ बचपन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बहुत ज्यादा गरीबी और पुरानी परंपराएं मिलकर बच्चों को शोषण की जिंदगी में धकेल देती हैं और उनके जीवन का बसंत, मतलब उनका बचपन ही चुरा लेती हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है साहिब की, जो कूड़े का बादशाह है। ये कहानी है सीमापुरी की। हम दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी में हैं और यहीं हमारी मुलाकात होती है साहिब से, एक छोटा सा लड़का जो कूड़ा बीनता है। साहिब असल में ढाका, बांग्लादेश से आया एक प्रवासी है। उसका परिवार तब यहाँ चला आया जब तूफान ने उनके खेत और घर सब कुछ बहा दिया, और अब वो सीमापुरी के उन 10,000 कूड़ा बीनने वालों में से एक है। इनके पास कोई पहचान नहीं है, लेकिन हाँ, राशन कार्ड जरूर है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पहचान से ज्यादा खाना जरूरी है। और सबसे दिलचस्प, या कहूं कि दर्दनाक बात उसके नाम में छिपी है, एक ऐसी विडंबना जिसे वो खुद भी नहीं समझता। उसका नाम है साहिब-ए-आलम। जानते हैं इसका मतलब क्या है? ब्रह्मांड का स्वामी। और उसकी हकीकत, कूड़े के ढेर में कुछ खोजता एक नंगे पैर वाला लड़का। अनीस जंग कहती हैं कि इन लोगों के लिए कूड़ा ही सोना है, लेकिन इसका मतलब भी सबके लिए अलग अलग है। देखिए, बड़ों के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया है, उनकी रोज की रोटी है, उनके सिर पर छत है। लेकिन बच्चों के लिए, उनके लिए तो ये कूड़ा किसी अजूबे से कम नहीं, एक ऐसी दुनिया जहां एक सिक्के या 10 रुपए के नोट की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। साहिब की जिंदगी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा बदलाव जो पहली नजर में तो एक अच्छी चीज लगता है, एक सुधार लगता है, लेकिन इसकी उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब वो कूड़ा बीनता था तो क्या था? अपना प्लास्टिक का थैला होता था, वो अपना खुद का मालिक था, और उसकी आंखों में एक बेफिक्री थी। मतलब गरीबी तो थी, लेकिन उसके पास एक तरह की आजादी थी। और अब वो एक चाय की दुकान पर काम करता है, एक भारी स्टील का कनस्तर उठाता है जो दुकान के मालिक का है, और उसकी आंखों से वो बेफिक्री गायब हो चुकी है। उसे 800 रुपए और खाना मिलता है, लेकिन ये जिम्मेदारी का बोझ, ये कनस्तर उसके अपने हल्के से प्लास्टिक के थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि ये उसका अपना नहीं है। तो हुआ क्या? साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। उसने एक तय पगार की सुरक्षा के लिए अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया। और यही वो दुविधा है जो दिखाती है कि कभी-कभी पेट भरने की कीमत अपनी पहचान खोकर चुकानी पड़ती है। चलिए अब साहिब की दुनिया से निकलकर एक दूसरी दुनिया में चलते हैं, एक दूसरे लड़के से मिलते हैं और एक ऐसे उद्योग को देखते हैं जो बच्चों को अपने जाल में फंसा लेता है। ये कहानी है मुकेश की, और ये शहर है चूड़ियों का शहर, फिरोजाबाद। मुकेश कहता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। सोचिए, वो फिरोजाबाद में रहता है, भारत की कांच चूड़ी इंडस्ट्री का सेंटर, जहां हर कोई चूड़ियां बनाता है, और उस माहौल में वो एक बिल्कुल अलग सपना देखने की हिम्मत कर रहा है। 20,000, ये एक नंबर है बस। ये उन बच्चों की संख्या है जो फिरोजाबाद की कांच की भट्टियों में गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके परिवारों को शायद ये पता तक नहीं कि ये कानून के खिलाफ है। और ये बच्चे जिन हालात में काम करते हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। सोचिए, बहुत ज्यादा तापमान वाली कांच की भट्टियां, बिना हवा और रोशनी वाली अंधेरी कोठरियां, दिन भर पसीना बहाना, उनकी आंखें रोशनी से ज्यादा अंधेरे में देखने की आदी हो जाती हैं। और नतीजा ये होता है कि अक्सर बड़े होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेकिन इस अंधेरी और निराशा से भरी हकीकत के बीच मुकेश का जज्बा है।
उसकी हिम्मत है, जो अपने समुदाय की मानी हुई किस्मत से बिल्कुल अलग है। वो अपनी किस्मत को चुनौती देना चाहता है। उसका परिवार कर्म में यकीन रखता है, मतलब अपनी किस्मत, अपनी नियति में। उनका मानना है कि वो चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं, तो यही उनकी किस्मत है। ये भगवान की दी हुई एक परंपरा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और पीढ़ी दर पीढ़ी किस्मत को मान लेने की इस सोच ने कुछ नया करने की हिम्मत और सपने देखने की चाहत को ही खत्म कर दिया है। मुकेश का जो सपना है, कार चलाने का, मैकेनिक बनने का, वो किसी मृग तृष्णा, किसी मिराज जैसा लगता है, बहुत दूर, शायद नामुमकिन। लेकिन ये सपना ही अपने आप में परंपरा से अलग हटने की एक हिम्मत भरी कोशिश है। बाकियों से अलग मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है, और उसका ये सपना चाहे कितना भी दूर लगे, एक तरह का विद्रोही तो है। तो आखिर में लेखिका दो अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनियाओं की बात करती हैं। ये वो दो दुनियाएं हैं जो मिलकर इन बच्चों को फंसाने का काम करती हैं, एक दुष्चक्र बनाती हैं। तो ये दो जाल कौन से हैं? पहला है गरीबी का जाल। परिवार गरीबी में फंसा है और उस जाति में पैदा होने के बोझ तले दबा है। और दूसरा है एक दुष्चक्र, साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का, जो सब मिलकर उनका शोषण करते हैं। ये दोनों ताकतें मिलकर बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ डाल देती हैं जिसे वो चाहकर भी नहीं उतार सकता, और वो इसे इतनी आसानी से अपना लेता है जैसे उसके पिता ने अपनाया था। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग हो, एक आदर्श बन जाए, तो फिर कोई सपना देखना कैसे मुमकिन हो पाता है?